आधुनिक युग में अगर आपकी पढ़ाई छूट जाए तो समाज का एक धड़ा आपको खारिज करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। हालांकि आलोचनाओं की परवाह किए बिना खुद पर यकीन रखने वाले कुछ उद्यमी ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जो कामयाबी की मिसाल बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही सक्सेस स्टोरी है राजेश ओझा की। 12वीं कक्षा के ड्रॉप आउट छात्र राजेश अब जामुन आधारित एग्रो फूड कंपनी जोविका के CEO हैं। राजेश की इंस्पायरिंग जर्नी महज ₹1 और परिवार के समर्थन के साथ शुरू हुई। इन्होंने जनजातीय इलाकों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ने का बीड़ा भी उठाया। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेटेश्वर पड़ावली मुरैना मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुभारंभ किया, साथ ही योग भी किया। तो वहीं ऐतिहासिक दुर्ग कुंभलगढ़ के एक मंजे हुए योग गुरु की तरह केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी लोगों को योगाभ्यास करवाया। कृषि जागरण की टीम ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखर के साथ एक विशेष साक्षात्कार सत्र के लिए हैदराबाद का दौरा किया। आपको बता दें कि डॉक्टर पी चंद्रशेखर कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी पेशेवर हैं, जिनके पास कृषि विस्तार प्रबंधन, कृषि उद्यमिता विकास और कृषि विपणन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 31 सालों का अनुभव है। 3 दशकों से अधिक की सेवाओं के दौरान उन्होंने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले महानिदेशक के रूप में मैनेज NIAM और NIPHM का नेतृत्व भी किया है। कृषि जागरण से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। See, agriculture, I strongly feel that agriculture should be profitable. That is must. Yes, sir. Agriculture should be respectable. That is must. Otherwise, people don't follow agriculture if it is not profitable, not respectable. And personally, I feel that having so many agriculture universities, so many ICR organizations, so many capacity building extension institutes, I wish someday we should be in a position to project and position India as a global leader in agriculture someday. गंगा नदी से सटे देश के मैदानी इलाकों के किसान गेहूं और धान की फसल की अवधि के बीच के समय में अब आलू की पैदावार ले सकेंगे। दरअसल केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला ने 90 दिन में तैयार होने वाली कुफरी सूर्य, कुफरी ख्याति और कुफरी सुख्याति आलू की 3 किस्में ईजाद की हैं। मैदानी इलाकों में तापमान अधिक होने के कारण ये किस्में कम समय में तैयार हो रही हैं। इन किस्मों से किसान प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल तक की पैदावार ले सकेंगे। अभी गेहूं और धान की फसल की अवधि के बीच के समय में किसान कोई फसल नहीं उगा रहे हैं। अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की फसल 100 से 120 दिन में तैयार होती है। CPRI के वैज्ञानिकों के प्रयासों से अब 3 किस्मों से किसान आलू की पैदावार कम समय में ले सकेंगे। इन किस्मों के आलू का बीज उगाकर किसान अपेक्षाकृत कम अवधि में फसल तैयार कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। जिले में सूखे की मार पड़ने से फलों और नकदी फसलों को नुकसान होने लगा है। दरअसल इससे नकदी फसल टमाटर के पौधों का विकास थम गया है। साथ ही कई बीमारियों के चपेट में टमाटर की फसल आने लगी है और ऐसे में किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। फसल के प्रति किसानों को चिंता सताने लगी है। कुल्लू में 35% फसल को सूखे के कारण नुकसान हो गया है। टमाटर पर माइट, स्कैम ब्लाइट और कई बीमारियों ने हमला बोल दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान तो असिंचित क्षेत्रों में हो रहा है, जहां खेती बारिश पर ही निर्भर है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों में नमी गायब होने से नकदी फसलें बर्बाद हो रही हैं और इससे किसानों के टमाटर सहित अन्य फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जिले में करीब 1500 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती हो रही है। सैकड़ों किसान टमाटर के उत्पादन से अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इस साल मार्च से पर्याप्त बारिश न होने से तमाम फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि बीच में बारिश तो हुई, लेकिन पर्याप्त बारिश न होने से नमी लंबे समय तक नहीं बन पा रही है। अगर बारिश कुछ दिन और नहीं होती है तो नुकसान ज्यादा होगा। तो वहीं भारत में गेहूं उत्पादन का आधिकारिक आंकड़ा जारी हो गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में 20 साल में सबसे कम गेहूं उत्पादन हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, लेकिन भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में जलवायु संकट देखा गया है। चिलचिलाती गर्मी में गेहूं की फसल झुलसती दिखी और यही कारण रहा कि गेहूं की उत्पादकता में 2 दशकों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मानसा जिले के गेहूं किसान गुरुबख्श नागी के खेत में पकने वाले गेहूं के डंठल सुनहरे पीले रंग के बाद अब भूरे रंग में बदल गए हैं। ये फसल खराब होने यानी भीषण गर्मी में फसलों और दानों के सिकुड़ने का संकेत था।
कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कर्नाटक की एक महिला ने एकेडमिक ज्ञान की कमी को कभी अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दिया। 63 साल की इस महिला ने अब तक धान की 63 किस्में विकसित की हैं। जैविक खेती की हिमायती ये महिला सरोज पाटिल हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक फसलों के अलावा उत्पादों का मार्केट भी तैयार किया है। आलम यह है कि इनके पास इस्कॉन जैसी संस्था के ऑर्डर भी आते हैं। बाजरे और दूसरे मिलेट्स की जैविक खेती करने वाली सरोज अपने गांव के अलावा 20 गांवों के लोगों को भी प्रशिक्षण देती हैं। वैसे तो सरोज एन पाटिल कर्नाटक के दावणगेरे जिले के नित्तूर गांव की रहने वाली हैं। किसान परिवार में जन्म होने के कारण खेती से बचपन से ही जुड़ाव रहा। कम उम्र से ही सरोज कृषि गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सरोज अब मार्केट डिमांड के मुताबिक ऑर्गेनिक तरीके से उपजाऊ गई फसलों की प्रोसेसिंग भी करती हैं। कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई पहल करता रहता है। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। और इसी के चलते आज भी एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया, जहां देश के कई राज्यों के किसान शामिल रहे, जहां उन्होंने अपनी खेती से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। साथ ही उन्हें FTJ के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे वीडियो बनाना है और कौन सी वीडियो अपलोड करने हैं, ये सभी जानकारियां दी गई। देश में दालों की बड़ी मांग के बाद अब राज्य सरकार ने दलहन की खेती का क्षेत्र बढ़ा दिया है। किसानों में जागरूकता और अधिक से अधिक क्षेत्रफल में खेती के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी हो रहा है। बीते 1-2 वर्षों से इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। पिछले मौसम में उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में लक्ष्य के अनुरूप खेती की गई थी, तो वहीं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण और मधुबनी में 1,25,960 एकड़ में दलहन फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 1,20,857 एकड़ में खेती की गई थी। दलहन की खेती के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन कर किसानों को जागरूक किया गया। विकासखंड खड्डा के पकड़ी ब्रजलाल गांव में सोमवार को उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र पिपराइच के तत्वाधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि गन्ने की प्रजाति को 0238 में रूट रॉट रोग और जिले में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण 3 वर्षों में 12 लाख क्विंटल गन्ना सूख गया था। इसमें किसानों को लगभग 32 करोड़ रुपए की क्षति हुई। 4,000 से अधिक छोटे किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2018 में 19,000 जबकि 2021 में 14,000 किसानों ने चीनी मिलों का गन्ना बेचा है। लगातार गिर रहे भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए कृषि विभाग ने जिले में 6,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की सीधी बिजाई करवा दी है। आने वाले दिनों में 2,000 हेक्टेयर और भूमि पर विभाग धान की सीधी बिजाई करवाएगा। वहीं इस बार कृषि विभाग ने धान के नीचे भूमि का क्षेत्र कम कर बासमती के नीचे भूमि का क्षेत्र बढ़ाने की भी योजनाएं बनाई हैं। और इतना ही नहीं, बासमती का क्षेत्र अगर बढ़ता है तो अमृतसर में सरकार और कृषि विभाग की ओर से बासमती जोन भी स्थापित किए जाने की योजना है। जिला मुख्य कृषि अधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि अभी तक 6,000 एकड़ भूमि पर जिले में धान की सीधी बिजाई किसानों ने की है। जिन किसानों ने सीधी बुआई की है उनको प्रति एकड़ 1,500 रुपए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, ताकि किसानों में धान की सीधी खेती करने के प्रति रुझान बढ़ाया जा सके। और इस बार जिले में 1,80,000 हेक्टेयर भूमि पर बासमती और धान के फसल की खेती जिले में हो रही है, जिसमें 1,10,000 हेक्टेयर भूमि पर बासमती की खेती करवाई जा रही है। तो वहीं किसानों को इस बार सलाह दी गई है कि सीधी बुआई में धान की 21 दिनों में तैयार होने वाली फसल का बीज बोया जाए, ताकि किसानों को कम लागत पर अधिक लाभ हासिल हो सके। कृषि जागरण की टीम ने आज हरियाणा के रोहतक में विजिट किया, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे और सीमांत साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर कृषि से जुड़ी उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और साथ ही उन्हें खेती से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों से भी जागरूक किया। सबसे ज़्यादा खेती देखिए जी, सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है धान की और गेहूँ की। और वैसे खेती बारीक बारीक सारी करते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, हर एक चीज़ की खेती करते हैं थोड़ी थोड़ी। और ज़्यादातर खेती धान की, गेहूँ की ये है, और कोई तीसरी खेती नहीं है। और ये इसलिए करी जा है, अगर अपनी मेहनत करके अपने रोटी बढ़िया मिल जाए और अपने गाँव का बढ़िया भविष्य रहा रहे, न्यों करके एक दूसरे के साथ से अपने खेती कर रहे हैं। तो मकरोली के लिए ज़्यादा मतलब हाँ, इसीलिए ज़्यादा न्यों है अग भाई अपना ज़्यादा कर नहीं तो हमें कोई वही घूमते हमारे गांव के बच्चे, और नहीं हमारे गांव में कोई जवान तबका मिला
क्यों अपने काम से रुचि रखे हैं, अपने खेल से रुचि रखे हैं और अपनी खेती रुचि रखे हैं, और ज़्यादा कर कोई रुचि नहीं रखते हमारे गांव में। और खान पान है अच्छा, गवर्नमेंट भी हमको अच्छा जी सीएम बने हैं, हर एक सीएम हमारे गांव में चक्कर लगा कर जाता है। अकेला गांव है हमारा और एक गोत का गांव है सारा हमारा, यहाँ और कोई गांव नहीं है बजाड़ गोत का, ये एक ही गांव है हमारा। और ये अब उड़ा खाप में लगा। प्रदेश में निवेशकों को अब और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए खरीदी गई भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने में अब मात्र 10 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 विधेयक 2022 पर विधानसभा से स्वीकृति मिल चुकी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन पाएगा। प्रदेश में औद्योगिकरण और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और भूमि पर ऋण मिलने की कठिनाइयों को देखते हुए उद्यमियों और व्यवसायियों के आवेदन पर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करना आवश्यक बताया जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने वर्तमान अधिनियम की धारा 143 क और 144 ख को हटाते हुए संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया था। अब इस विधेयक को विधानसभा स्वीकृति दे चुकी है। शासन स्तर से सिंचाई विभाग में व्यापक परिवर्तन की तैयारी चल रही है। अन्य विभागों की तरह इसे भी हाईटेक बनाया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकेंगे, उन्हें हर हाल में तैनाती स्थल पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। कार्यस्थल से जानकारी विभाग के ऐप पर अपलोड करनी होगी। जनपद में भी प्रक्रिया जारी है और इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। ये व्यवस्था लागू होने के बाद नहरों माइनरों के बारे में ऑनलाइन सटीक जानकारी मिल पाएगी। मसलन नहर की लंबाई, ठेल, पानी की स्थिति के बारे में आसानी से पता किया जा सकेगा। और इसके अलावा विभाग की सारी संपत्ति की जानकारी भी ऐप पर अपलोड की जाएगी। ऐसे में उच्च अधिकारी मुख्यालय पर बैठकर नहरों की सफाई, पानी की स्थिति और कर्मचारियों के कार्य की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। सभी जेई अपने कार्यक्षेत्र में विभाग की संपत्ति और रिकॉर्ड एकत्रित कर ऐप पर अपलोड करेंगे। इस पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही व्यवस्था में बदलाव नजर आने लगेगा। देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री के साथ झमाझम बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्री मानसून बारिश और हल्की बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 जून के आसपास दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा, जिसके बाद देश की राजधानी में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश का अधिकतम तापमान होकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज 21 जून को भी बारिश के बीच न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि 22 जून को तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं हफ्ते भर अब तापमान 35 डिग्री तक रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।